हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 1 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, तो अगर आप किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो ज़्यादा यूजफुल नहीं होगी। लेकिन अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसका पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं चाहिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 चैप्टर 1 में सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 मार्क का और 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, और 2 मार्क के लिए डेफिनेशन का आना बनता ही बनता है। अदर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे ताकि जो बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर है आपको समझ में आ जाए और आगे की चीज़ें समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बट ये डेफिनेशन मैं आपको रीड करके बताऊं उससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बच्चा, मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट O पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है Q। इस चार्ज को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, ठीक है। अब जितने भी चार्जेस इस यूनिवर्स पे पाए जाते हैं ना, सबके पास बेसिक प्रॉपर्टी होती है। बेसिक प्रॉपर्टी इस चीज़ की होती है कि अगर वो चार्ज अपने ही जैसे किसी चार्ज को अपने आसपास पाएगा तो उसको अपने से दूर फेंकने की या रिपेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब मान लो अगर मेरे पास एक +Q चार्ज है और यहाँ पर दूसरा +Q चार्ज इसके बहुत करीब में रखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास एक -Q निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एक निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 1 कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन वहीं पे मैंने एक +Q चार्ज ले लिया और एक चार्ज ले लिया -Q। अब दोनों का देखो चार्ज का नेचर क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, अनलाइक हो गए ये। तो ये ना एक दूसरे को अपने पास बुलाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल मतलब दूर भगाना, अट्रैक्ट मतलब पास बुलाना, ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ें करने के लिए इनको एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर ये वाला केस है, अगर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो लगाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन, और चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो लगाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने आगे ना एक लॉ पढ़ना है जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। मैं आगे ये वाला क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी, बट अभी इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात याद रखना है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, उसको अगर हम F बोले तो ये फोर्स ना डिस्टेंस के हमेशा कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि अगर फोर्स कम लग रहा है, दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स लगा पा रहे हैं, चाहे वो रिपल्शन का हो या अट्रैक्शन का हो, तो ज़रूर उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब वो एक दूसरे से इतनी दूर होंगे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल ही नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली चार्जेस बहुत छोटी छोटी सी क्वांटिटी होते हैं, हमें अपनी नेकेड आई से वो दिखते भी नहीं हैं, तो उनका फोर्स जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स नहीं होगा, वो छोटी छोटी डिस्टेंस पे ही अप्लाई करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी कम है तो दूसरी ज़्यादा होगी, अगर एक ज़्यादा है तो दूसरी कम होगी, ठीक है। मतलब अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कम है तो अल्टीमेटली वो दोनों फोर्स एक दूसरे पे कैसा लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे, स्ट्रॉन्गर लगाएंगे, ठीक। ये चीज़ हमें समझ आ गई। हमने अभी दो चीज़ें समझी है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस समझा है कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों ही केस में उन्हें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो फोर्स हमेशा डिस्टेंस के हिसाब से उल्टी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास पॉइंट O पे एक Q चार्ज रखा हुआ है जिसे हम सोर्स चार्ज बोल रहे हैं। सोर्स चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज जो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। अब ये चार्ज अपने आसपास रखे हुए दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, बट ये ज़्यादा दूरी तक फोर्स नहीं लगा सकता। मतलब इसकी अपनी एक लिमिट होगी, उतनी लिमिट तक ही वो फोर्स लगा सकता है। तो इसका अपना एक रीजन है, सपोज कर लो ये इसका रीजन है,
ठीक है। अब कोई चार्ज इस रीजन में होगा ना, रखा हुआ इसके पास में, तो ही ये सोर्स चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, चाहे तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का। और जो चार्ज इसके पास रखा हुआ है, जो फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो सपोज कर लो ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, ये नीचे जो छोटा सा जीरो लगा है इसे हम नॉट बोलते हैं। और टेस्ट चार्ज को हमेशा क्यू नॉट से ही डिफाइन करते हैं, नोट करते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सोर्स चार्ज भी मैंने Q से डिफाइन किया है, उसके आगे कोई साइन नहीं लगाया, मतलब ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये ना इस चार्ज को अपने आप से दूर भगाएगा, ऐसे उधर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, और उसके लिए इसको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाना पड़ेगा। और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन जब ये फील करेगा ना, तो उसी को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाय अ सोर्स चार्ज जो कि उसकी फील्ड में रखा हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो ई आपको समझ में आ गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो कौन लगाएगा उसके ऊपर, एक सोर्स चार्ज लगाएगा। इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। अब देखो टेस्ट चार्ज हमने बाउंड्री पे रखा है बिल्कुल इस रीजन के, तो जो फोर्स लगेगा वो F1 है। और अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ रखा होता पॉइंट बी पे, यहाँ करीब में, तो जो फोर्स लगता वो F2 होता। और ऑब्वियसली फोर्स 1 जो होता वो ज्यादा डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ज्यादा डिस्टेंस होती है अगर दोनों चार्जेस के बीच में, तो फोर्स कैसा होता है, कम होता है। मतलब F1 जो होगा वो कम होगा और F2 फोर्स जो है वो इतनी सी डिस्टेंस पे ऑपरेट कर रहा है, इतनी डिस्टेंस पे लग रहा है। और जब डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो F2 क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या समझा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता ही लगाता है, बट वो फोर्स का इंटेंसिटी कितना होगा वो डिपेंड करता है दोनों के बीच की डिस्टेंस पर। और वही फोर्स जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। सेम चीज मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिख रखी है, देखिए क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कौन सा टेस्ट चार्ज था, जिसको हमने क्यू नॉट लिखा था, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और वो किसकी वजह से लगेगा फोर्स, ड्यू टू अ सोर्स चार्ज की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम, या न्यूटन पर कूलॉम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे बना। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो एफ बाई क्यू नॉट क्या हो गया, आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सो बच्चा, हमारा अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है और 2 मार्क में आ सकता है। तो चलिए जल्दी से हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो बच्चा, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे ना बहुत बहुत क्लोज पे रखे हुए 2 पॉइंट है। एक पॉइंट को हमने नाम दिया A और एक को हमने नाम दिया B। पॉइंट A पर हमारे पास -Q चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट B पर हमारे पास +Q चार्ज रखा हुआ है। मैं दोनों पॉइंट को जोड़ देती हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना वेरी वेरी स्मॉल है। और जितनी भी डिस्टेंस होगी हम उसको लिखते हैं ट्वाइस L। ट्वाइस L क्यों लिखते हैं, 2L क्यों लिखते हैं, हम इस वाले पूरे डिस्टेंस को सेंटर पे मार्क करते हैं पॉइंट O से। और A से O तक की लेंथ L होती है और O से अगेन B तक की लेंथ L होती है। तो A से B तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, L + L मतलब कितना L, 2L। ठीक है, अब ये जो हमने सिस्टम बनाया है 2 चार्जेस का, जिसमें एक चार्ज -Q है, एक चार्ज +Q है, इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। सेम मतलब अगर एक चार्ज -2 कूलॉम का है तो दूसरा भी क्या है, +2 कूलॉम का है। तो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन दोनों का जो नेचर है, नेचर मतलब दोनों के पास जो साइन लगा है दैट इज अपोजिट। और दोनों चार्ज को हमने कैसे रखा है, क्लोज रखा है, वेरी वेरी क्लोज। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है, 2L। तो इसी सिस्टम को ना हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल में जो 2L होती है, दोनों चार्ज के बीच की लेंथ होती है, इसको हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल बोलते हैं या इफेक्टिव डायपोल लेंथ भी बोलते हैं।
ठीक, इसको डायपोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक सिंगल जो चार्ज है वो एक पोल की तरह एक्ट करता है। जैसे मैग्नेट में होता है नॉर्थ और साउथ पोल दोनों साथ में रहते हैं एक मैग्नेट को बनाने के लिए, तो इसी तरह यहाँ पे माइनस क्यू भी एक पोल की तरह एक्ट करेगा और प्लस क्यू भी एक पोल की तरह एक्ट करेगा और दो पोल मिलके बन जाता है आपका डायपोल। ठीक है, डायपोल को हम इलेक्ट्रिक डायपोल भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चार्जेस से हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा। जैसे हम बार मैग्नेट आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो इट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डायपोल, इसे हम मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। उसी तरह से इस डायपोल को हम कौन सा डायपोल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है समझ में आ गया, एक बार हम पढ़ लेते हैं। When two charges of equal magnitude and opposite nature are placed very close to each other, then the system of these two charges is called electric dipole. सेम डायग्राम मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे बना दिया है, और जो डिस्टेंस 2l है बिटवीन दीज टू चार्जेस इसको हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल बोलते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल तो समझ में आ गया, अब हम जल्दी से समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। ठीक, सो बच्चा अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आ गया है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर का एरो लगाना है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम लिखते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज। ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम है, इसका भी क्यू कुलॉम है इसका भी क्यू कुलॉम है, तो दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उसका मल्टीप्लाई कर दो दोनों चार्जेस के बीच की जो इफेक्टिव लेंथ है उससे, मतलब 2l से। ठीक है, अब क्योंकि मैं यहाँ वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रही हूँ तो आप ये क्रॉस प्रोडक्ट मत समझिएगा, सिर्फ मैंने मल्टीप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्रॉस लगाया है। तो आपका जो p का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 2ql हो जाता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द डायपोल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी यूनिट अगर हम निकालेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट की अगर हम बात करें तो जो चार्ज q है, चार्जेस की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में लेंथ है, लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर से, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। ठीक है, और ये फैक्टर क्वांटिटी, बस इतना ही आपको लिखना है। सो ये रही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी अगली और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पे। तो हमारी इंपॉर्टेंट अगली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जब भी वो पूछते हैं तो हमें डेफिनेशन पूछ सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी भी पूछ सकते हैं, तो हम दोनों ही चीज़ें इसी एक चीज़ में डिस्कस कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है बच्चा, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने आपको समझाया था कि एक चार्ज Q है तो उसके आसपास के जितने एरिया तक ये चार्ज अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है उसी एरिया को हम इसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो किसी भी चार्ज के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक लाई कर रही है उसको पिक्टोरियल वे में पिक्चर से हम अच्छे से समझ सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, देखो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q ले लिया है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इसकी सरफेस से इमर्ज आउट होती हैं और ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं विद द सरफेस। तो मैं हर एक पॉइंट पे इसकी फील्ड लाइंस बना सकती हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब देखो मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर इन एजेस को ज्वाइन कर दूंगी ना रफली, स्मूथली मतलब बिना हाथ उठाए, तो मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस आ जाएगी जो क्या होगा, इस Q चार्ज का वो रीजन होगा जहां तक ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दूसरे चार्जेस के ऊपर लगा सकता है। और आपको शायद याद होगा कि जब मैंने पहली डेफिनेशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझाई थी तो Q चार्ज के आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए मैंने भी एक सर्कल ही बनाया था। तो ऐसा क्यों कि मैंने सर्कल ही बनाया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इसी तरह से होती है कि उन सबका लोकस लेने पे, लोकस लेना मतलब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक सर्कुलर रीजन, एक्चुअली ये स्फेरिकल रीजन है, वो बन जाता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन लाइंस को बोल रहे हैं हम। अब ये लाइंस ना किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास एक्चुअल में होती नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। और इमेजिनरी लाइंस हैं
मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाया है। अगर ऐसे ही मैं निगेटिव चार्ज की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताऊं तो वो कुछ ऐसी बनेगी। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे निगेटिव चार्ज लिया है और नेगेटिव चार्ज की भी ऐसे ही बनती है कि वो सरफेस पे ऐसे 90 डिग्री के एंगल के थ्रू आके गिरती है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स द चार्ज होती है, इनसाइड होती है, या इमर्ज आउट हो रही है या इमर्ज इन हो रही है। और इसके भी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज की समझाई और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की समझाई। दोनों कैसी आ रही हैं, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन ही हो, ये कर्व भी हो सकती है। और कर्व हो सकती है समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं। सो बच्चा देखिए, मेरे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों मैंने सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस लिए हैं, तो ये जो मेरा सिस्टम बन गया वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कैसी होगी, एक चीज़ कॉमन रहेगी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी ऐसे, और यहाँ से भी बाहर निकलेगी ऐसे, और ये जा कहाँ रही है, निगेटिव की तरफ। फिर ये ऐसे ऐसे। तो देखिए ये मैंने स्ट्रेट नहीं बनाया, ये मैंने कैसा बनाया, कर्व बनाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। अब इसके आसपास से भी ना हम बाहर और भी ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक, इसके हम ऐसे भी बना सकते हैं। और ये भी पॉजिटिव चार्ज से कैसे जा रही है, बाहर की तरफ। और इधर भी हम ऐसे बना सकते हैं, बट इनका डायरेक्शन हम कैसे रखेंगे, अंदर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी हो गई है, कि इलेक्ट्रिक डायपोल की हो गई। ओके, तो अभी हम इसकी डेफिनेशन पे एक नज़र डाल लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट या फिर कर्व्ड पाथ होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस तरह से कि अगर हम उनके किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उस पॉइंट के लिए। अब इसका मतलब समझ नहीं आया होगा, ठीक है, ये मैं समझा देती हूँ। सो बच्चों मान लो मेरे पास ना ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कुछ ऐसे जा रही है। ये सिंपली मैंने क्या लिया है, इसी इलेक्ट्रिक डायपोल की ये वाली लाइन को सिंगल बना दिया, पैटर्न से अलग हटाकर बना दिया है। अब इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं जो क्या करता है, पॉइंट को टच करके निकल जाता है, उसको क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ऐसे क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, पॉइंट को टच करके निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब क्योंकि मेरी लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो मैं टेंजेंट की डायरेक्शन भी इधर ही रखूंगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड पे होगी, ये हमें बताएगा। उसी तरह अगर मैंने टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया तो इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये कर्व है। अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन होती राइट, तो इस पॉइंट पे भी मैं टेंजेंट बनाती तो सेम डायरेक्शन आता, इस पॉइंट पे भी सेम डायरेक्शन आता, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। लेकिन कर्व है तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन क्या होगी वो बनाने के लिए हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ होती है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें डायरेक्शन बताता है उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड करती है हमेशा किसी नेगेटिव चार्ज के ऊपर। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्मूथ, इमेजिनरी और कंटिन्यूअस कर्व्स होती है बिना ब्रेक के। मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बनाना बताई थी, तो हमने सारे उसके जो एजेस थे उसको बिना हाथ उठाए, बिना ब्रेक लिए ऐसे कंटिन्यूसली बना दिया था, और वो स्मूथ कर्व बने थे। इमेजिनरी क्यों बोला है, क्योंकि ये किसी भी चार्ज के आसपास असल में होती नहीं है, हम जस्ट इमेजिन करते हैं ताकि उसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझ सके। कंटिन्यूस होती है, मतलब रीजन के अंदर हर जगह होती, कंटिन्यूसली होती, कहीं भी ब्रेक नहीं आता है उसमें। अगला हमारा प्रॉपर्टी है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सो सपोज कर लो कि आपके पास ना ये दो कर्व हैं जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, अब ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब मैं ये वाली जो कर्व मैं डार्क कर रही हूँ,
इस वाली कर्व पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाती हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। और ये नीचे वाली कर्व पे टेंजेंट बनाती हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन मिलेगा। मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस डायरेक्शन में भी जा रही है और इस डायरेक्शन में भी जा रही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो। तो यही वजह है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो करती है विच मीन्स कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं हम वो ऐसी बनाते हैं कि एक दूसरे को कभी भी क्रॉस ना करें। जैसे कि हमने ये इलेक्ट्रिक डायपोल की बनाई थी, देखिए सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस कहीं भी नहीं करी थी, सबके बीच में ये सफिशिएंट गैप मेंटेन था। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आ गई होगी। वैसे तो ढेर सारी फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, बट हमें 2 मार्क और 3 मार्क में लिखना है तो इतना काफ़ी होगा। आप एक चीज़ चाहें तो एग्जाम में ये कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाकर आ जाएं, जैसी मैंने आपको सिखाई थी कि ये आउटवर्ड जाती है सरफेस से, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो चार्ज है वो ग्रेटर देन 0 है, विच मीन्स क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ऐसे एक नेगेटिव चार्ज की भी बना दीजिए, ये अंदर आ रही है, ये भी अंदर आ रही है, ये भी अंदर है और ये भी। सो हमने ऐसी सारी बना दी। यहाँ लिख देंगे कि जो चार्ज है हमारा वो क्या है, लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। चाहे तो इलेक्ट्रिक डायपोल की भी फील्ड लाइंस बना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बनाकर बताई थी। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके टाइप्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन सारी डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी ना उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अच्छे से समझने के लिए आपको पिछली सारी डेफिनेशन भी समझनी होगी। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लेते हैं फटाफट। तो बच्चा बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारे पास एक सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस ले लिया मैंने, इसका सरफेस एरिया S है और इसके अंदर से ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है जो इससे नॉर्मली पास हो रही है। कैसे पास हो रही है, नॉर्मली। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास हो रही है ना, इसका जो टोटल नंबर है, मतलब वो कितनी पास हो रही नंबर में, 4 पास हो रही, 5 पास हो रही, जितना भी पास हो रहा है वही इस सरफेस का एसोसिएटेड फ्लक्स होगा। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब फ्लक्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं निकालना होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस हमने रख दी है और वो सरफेस के अंदर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू करेगी, कैसे पास थ्रू करेगी, नॉर्मली। नॉर्मली मतलब यहाँ पे सरफेस के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास करेगी। तो उस टाइप की टोटल नंबर ऑफ लाइंस को ही हम क्या बोलेंगे, उस सरफेस का फ्लक्स बोलेंगे। तो मान लो ये जो सरफेस है हमारी, इस सरफेस पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ लाइन नॉर्मली पास कर रही हैं, तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इजी नहीं है, हम लाइंस को बहुत आसानी से काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो फील्ड लाइंस है वो एक तो दिखती भी नहीं है और दिखती नहीं है उसके अलावा भी बहुत ही पास पास होती है, तो उनको काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्लक्स को ऐसे काउंट तो किया नहीं जा सकता, तो फ्लक्स को निकालने का हमारे पास कोई और फॉर्मूला होना चाहिए। अब फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से डिनोट करते हैं, और फाई के बॉटम में ई लगा देंगे, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि सेम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट ना हमको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर और यहाँ पर हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इसको फाई ई से डिनोट कर देंगे, विच मीन्स कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब होती है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी होगी, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। तो किसी सरफेस का सरफेस एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ लाइन पास होती है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स बोल रहे हैं। तो फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई और एस, एस मतलब इस सरफेस का क्या है, ये सरफेस एरिया है, और इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब फाई इज सिंपली ई डॉट एस है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया है जिसमें से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है नॉर्मली, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो चीज़ें 100% तो ऑब्वियसली क्लियर नहीं होगी, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपको थोड़ा ही सही पर समझ में आ जाए, ताकि आपको लर्न करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो।
तो हम एक बार फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ सरफेस। ओके, हमेशा फ्लक्स हम सरफेस के लिए निकालेंगे, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और वो सरफेस कहाँ पे प्लेस्ड होनी चाहिए? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस का हम क्या बोल सकते हैं कि इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस सरफेस से नॉर्मली पास करेगी। ठीक है, जैसे कि हमने ये वाला डायग्राम देखा था, एक बार और देख लेते हैं। ये हमने सरफेस लिया हुआ है। अब इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास कर रही है ना, ये सरफेस का सरफेस एरिया एस है, इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास कर रही है उसी को हम इसका क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। और ये निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है? इस सरफेस का सरफेस एरिया लेना है और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, तो फाई हमारा जो हो गया वो हो गया ई डॉट एस वैक्टर। और अगर आपने 11th में वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब हम यहाँ से वेक्टर और डॉट का साइन हटाते हैं तो हमारे पास साथ में कॉस थीटा आ जाता है। और ये कॉस थीटा एंगल होता है किसके बीच का? ई और एस के बीच का। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये जो सरफेस है उसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, अभी सरफेस को हम सरफेस वेक्टर बोलेंगे या सरफेस एरिया वेक्टर। ठीक है, सरफेस एरिया वेक्टर क्या होता है? मान लो इस सरफेस का आपको एरिया वेक्टर निकालना है, तो इस सरफेस से बाहर की तरफ जाती हुई आप एक नॉर्मल लाइन ले लो और वही आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। मतलब यही आपका एस वेक्टर हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सेम ही डायरेक्शन में जा रही है। देखो यहाँ पे हमने बनाई है ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो ई और एस जो है वो सेम डायरेक्शन में हो गया, विच मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है वो हो जाएगा कितना? 0 डिग्री। ठीक है, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी डायरेक्शन में है और सरफेस ऐसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी डायरेक्शन में है और सरफेस ऐसी डायरेक्शन में अपोजिट, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या समझ में आया कि जो फ्लक्स है उसको फाई ई से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी सरफेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी नॉर्मली पास करती है उसी को हम उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसको निकालने के लिए हम ई डॉट एस का यूज करेंगे। ई वैक्टर डॉट एस वैक्टर को जब हम ओपन करते हैं तो वो ई एस कॉस थीटा बन जाता है। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन ये है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड जो भी डायरेक्शन जाती है वो एरिया वेक्टर होता है हमारा एस वेक्टर। और इस ये भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा की जगह क्या डाल देंगे? कॉस 0 डिग्री। तो फाई हमारा हो जाएगा ई एस। क्यों? क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ 1 डाल देंगे। 1 से ई एस मल्टीप्लाई होगा तो कोई इशू, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ई एस एज इट इज ही रह जाएगा। तो फाई का फॉर्मूला क्या बन गया? ई एस व्हेन एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमने ये जो भी बात की हमने फुल सरफेस एरिया की बात की। अब अगर हम स्मॉल सरफेस की बात करेंगे, सपोज कर लो कि हमारे पास ये पूरा एक सरफेस है ना, और हमें इस छोटे से सरफेस का पता है, इस छोटे से सरफेस का एरिया है डी एस वैक्टर, और इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो कितनी है? ई वेक्टर। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ई वेक्टर है। तो अगर सरफेस छोटी सी है तो फ्लक्स भी छोटा सा होगा, तो फ्लक्स को हम फाई ई ना कह के क्या बोलेंगे? डी फाई। डी यहाँ डिनोट करता है स्मॉल फ्लक्स, और फ्लक्स का डेफिनेशन तो अभी भी वही होने वाला है, ई वेक्टर डॉट सरफेस का वेक्टर। और सरफेस यहाँ पे क्या है? एस वेक्टर नहीं, अब की बार कितना वेक्टर है? डी एस वेक्टर है। ठीक है, अब ये तो स्मॉल सरफेस का हमने निकाला, बट मुझे इस पूरी सरफेस का निकालना है, इस पूरी सरफेस का निकालना है। तो पूरी सरफेस का निकालने के लिए हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और इसको सरफेस इंटीग्रल करेंगे। सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वैक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे डी फाई का इंटीग्रल कितना होगा? फाई। मतलब इंटीग्रल करना मतलब क्या होता है? ऐसे ही सारे छोटे छोटे पार्ट लेना और इन सब को जोड़ देना ताकि पूरी सरफेस बन जाए। तो अगर हम डी फाई का इंटीग्रल करेंगे, सारी सरफेस लेंगे, तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास। ओके, और जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, जब हम ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर को ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा। तो फाई ई का ये फॉर्मूला हो गया वेयर डी एस इज द स्मॉल सरफेस। सो
अब जो फ्लक्स है वो नंबर ऑफ लाइन्स है, मतलब काउंटिंग करेंगे हम लाइन की तब फ्लक्स आएगा। और ऐसी चीज़ें हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जब फ्लक्स की एसआई यूनिट की बात आती है तो एसआई यूनिट हम इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए फ्लक्स के फॉर्मूले में तो ई हमने यहाँ पे यूज़ किया और ई की यूनिट होती है हमें पता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, सरफेस एरिया यूज़ हुआ है। सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो हमारा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है थोड़ा क्लियर तो हो ही गया होगा। फ्लक्स को समझ लेने के बाद अब हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो टाइप का हो सकता है, वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सेकंड है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी बॉडी की सरफेस को लीव करती है टाइम पर उस सरफेस के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स होता है उसे हम पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं। और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी बॉडी की सरफेस के अंदर एंटर करती है तो उस टाइम पे बॉडी के सरफेस के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स होता है उसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सो फ्लक्स और उसके टाइप में आपको इतना ही लिखना सफिशिएंट है। आप चाहें तो वो डायग्राम बना दीजिएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम बना के दिखाया था। मैं यहाँ पे बना देती हूँ फटाफट आपके लिए। सो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले दो बेसिक प्रॉपर्टी समझी थी, एक ये कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूसरा कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह की कुछ और प्रॉपर्टीज भी चार्जेस की होती है जिनमें से अगली प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं कि कौन है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस ये कहता है कि जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं वो हमेशा ना इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं ई के। किसके इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, ई के होते हैं। अब इस बात से आपको कुछ खास समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखो सपोज कर लो मेरे पास ये एक बिल्डिंग है जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 फ्लोर्स हैं, ओके। और इन बिल्डिंग में तीन फ्लैट्स हैं, ये जो है ये फ्लैट्स हैं और हर फ्लैट में ना एक ही मैन रहता है, एक आदमी रहता है। तो यहाँ पर सब जगह एक एक आदमी रह रहे हैं सारे फ्लैट्स में। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि बिल्डिंग में टोटल कितने आदमी रह रहे हैं तो आप कैसे बताओगे, आप लिखोगे कि हर फ्लैट में एक आदमी है और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट यहाँ पे कितने हो गए, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट आपके हो गए 15, 3 5 15। तो आप 1 का इंटू 15 में कर दोगे और बोलोगे कि यहाँ पे 15 आदमी रहते हैं, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 4 पर्सन एक फ्लैट में रह रहे होते तो आप यहाँ 1 की जगह कितना लिख देते, 4 लिख देते और 15 4 आप कर देते कि 60 लोग इस पूरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह ना टोटल चार्जेस की भी बात होती है कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, सपोज कर लो कि ये स्फेरिकल बॉडी है और इसके पास ना एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन है ढेर सारे, इसकी सरफेस पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन नंबर में कितने हैं, 1000 है नंबर में। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है तो आप क्या बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है और टोटल 1000 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको 1000 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ द स्फेरिकल बॉडी आ जाएगा। तो इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। मतलब हम चार्जेस को क्वांटाइज कर सकते हैं, उसको क्वांटिटी में बता के उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बेसिकली कहता है कि जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं एलिमेंट्री चार्ज का। और एलिमेंट्री चार्ज हम यहाँ किसको बोल रहे हैं, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं। आप सबको पता होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। सेम यही चार्ज ना एक प्रोटॉन का भी होता है, बस ये फर्क आता है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वहाँ पे यहाँ इस जगह पर प्लस लगा होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल कि Q = NE होता है। Q क्या है हमारा, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज है। और टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, सपोज अगर उस बॉडी के ऊपर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन है हमें ये भी पता है, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हमें n पता है, तो हम यहाँ n की जगह उसकी वैल्यू पुटअप करके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं
इंटीग्रल मल्टीपल, ये जो n है ना इसको इंटीग्रल बोल रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे e में तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। सो इसी को हम बोल रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एलिमेंट्री चार्ज। अब इसके साथ ना आपको फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज क्या है वो भी डिफाइन करने को पूछ सकते हैं। 2 मार्क में तो ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे, बट 1 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें राइट आंसर इन 1 वर्ड या ऐसे कुछ क्वेश्चन में आ सकता है। तो फंडामेंटल चार्ज का ही दूसरा नाम एलिमेंट्री चार्ज है। और अभी मैंने आपको एलिमेंट्री चार्ज समझाया किसे कहते हैं हम। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज। हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमेशा स्मॉल ई लेटर से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है निगेटिव या -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो हमारा नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये भी कोई डेफिनेशन नहीं है, चार्जेस की जो भी हम प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कस कर रहे थे उसमें से ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो बाय चांस अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि राइट बेसिक प्रॉपर्टीज या राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो उसमें आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ साथ रिपेल और अट्रैक्ट वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को समझ लेते हैं। तो बच्चा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जो है सिंपली आपको ये कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक आइसोलेटेड बॉडी है, ये एक मेटेलिक स्फेयर ले लिया है मैंने, आयरन का है या किसी भी मेटल का आप मान लो, और ये आइसोलेटेड है। सो आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि इस बॉडी के आसपास ना कोई भी दूसरा सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ये इतनी स्पेस में अपने आप में एक अकेला बॉडी है, तो अकेली बॉडी को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये कहता है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है या आइसोलेटेड बॉडी है तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज रहेगा या उसके अंदर जो टोटल चार्ज रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को ना हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्जेस को कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब अगर इस बॉडी के ऊपर 50 कूलम का चार्ज था और यहाँ पे अकेली ये पड़ी हुई थी तो इसका चार्ज धीरे धीरे कम नहीं हुआ होगा, कम मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा, खत्म नहीं हो रहा होगा, क्योंकि चार्जेस कभी खत्म ही नहीं हो सकते और ना ही नए चार्जेस कभी बनाए जा सकते हैं। सिर्फ चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सपोज कर लो कि अगर इसके पास हमने कोई दूसरी बॉडी रख दी और इसने उसको कुछ चार्जेस ट्रांसफर कर दिए, सिर्फ 5 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में इसके पास 45 कूलम चार्ज बचेगा। तो इसके चार्ज कम हुए मतलब ट्रांसफर होके कम हुए, ना कि डिस्ट्रॉय होके या खत्म होके। तो अभी के केस में ना ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बॉडी को कैसा लिया हुआ है, आइसोलेटेड लिया हुआ है। मतलब इसके आसपास कोई दूसरी बॉडी ही नहीं है जो इससे चार्जेस ले ले या इसको एक्स्ट्रा चार्जेस दे दे, तो इसीलिए ना इसके चार्जेस कभी कम होंगे ना ही कभी बढ़ेंगे। सो आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज रहेगा ना वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। सो देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यही कहता है कि जो नेट चार्ज या टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम होता है, सिस्टम की जगह बॉडी भी लिख सकते हो, वो हमेशा ना कांस्टेंट रहता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अलजेब्रिक सम करते हैं, मतलब उनको सम अप कर देते हैं, तो वो ना हमेशा कंजर्व्ड रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। या फिर इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर हमने एक सरफेस ली है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो उसके एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी। सो बच्चा अभी कुछ देर पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझा है और इससे फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो भी हमने समझा है। तो हमें पता है कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको फाई ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर का डॉट सरफेस एरिया के वेक्टर से। सपोज कर लो कि हमने यहाँ पे एक सरफेस ली हुई है, वो सरफेस कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, अब इस सरफेस का ये छोटा सा पार्ट है, दिस इज छोटा सा सरफेस और इसका नाम क्या है, ds है। और ये सरफेस हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और अगर ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके आसपास से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या करेंगी, पास थ्रू करेंगी। तो ये हमारे सरफेस की क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड की है उसको हमने बोला है ई वेक्टर। ओके, तो अब हमें पता है कि अगर हमें ये छोटी सी सरफेस ds का एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है तो वो फ्लक्स कैसा होगा, d फाई होगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस छोटी है, यहाँ भी क्या लिखना होगा, ds लिखना होगा। ठीक, अब ये जो
ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। इसे जब हम ओपन करते हैं तो ई डी एस कॉस थीटा आता है। ये कॉस थीटा मैंने आपको समझाया था कि कॉस थीटा में जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन डी एस एंड ई। किसके बीच का एंगल है ये? सरफेस और ई के बीच का। अब ई की डायरेक्शन तो इस तरफ है, लेफ्ट टू राइट है। हमें डीएस की डायरेक्शन भी पता होना चाहिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि दोनों के बीच का एंगल क्या है। तो हम इस छोटी सी सरफेस डीएस का सरफेस एरिया वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली उस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है जो रेडियली आउटवर्ड जाता है। ठीक है, मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, आप अज्यूम करो कि मैंने कैसी बनाई है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाई है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इस सरफेस डीएस के एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर की। अब अगर मैं इस लाइन को भी पूरा कर दूं तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि दोनों के बीच का जो एंगल है इट इज़ 90 डिग्री। ओके, अब अगर यहाँ पे हम कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री पुटअप करते हैं तो हमारे पास आएगा ई डी एस कॉस, और थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? 90 डिग्री। एंड वी नो कि कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अगर हम 0 को डी एस और ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। और ये किसकी वैल्यू है? इस छोटी सी सरफेस डी फाई से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू है। उसी तरह हम पूरी सरफेस का जब इंटीग्रल ले लेंगे तो पूरी सरफेस एस के लिए जो फ्लक्स आएगा उसको हम फाई ई बोलेंगे और वो भी हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको समझ आया हमने कैसे प्रूफ किया कि कोई सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाई कर रही है तो उसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, विच मीन्स कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे कॉस 90 डाला तो पूरा का पूरा फ्लक्स ही क्या हो गया? 0 हो गया। जो भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। ये हमारी सरफेस हो गई, सरफेस का छोटा सा एरिया हो गया ds। ये सरफेस क्लियरली लाई कर रही है ई वेक्टर के पैरेलल और इसलिए ds और ई वेक्टर का एंगल 90 डिग्री हो गया। eds का हमने डॉट प्रोडक्ट हटाया तो eds cos थीटा आया, cos थीटा में 90 डिग्री डाला और cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सर्फेसिस आया 0। पूरी सरफेसेस का फ्लक्स भी कितना आएगा? 0 आएगा। मैंने यहाँ पे छोटी सरफेस लेके किया हुआ है, आप ds की जगह सिर्फ s भी डाल सकते हैं, मतलब पूरे सरफेस के साथ ये सेम चीज कर सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हेन द वैल्यू ऑफ फ्लक्स बिकम्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किस केस में सबसे ज़्यादा हो जाती है और किस केस में सबसे कम हो जाती है। तो सबसे कम वाला केस ना हमने अभी जस्ट इस पुराने वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। देखो फ्लक्स की वैल्यू सबसे कम हो रही है, 0 हो रही है, और ये 0 कब हो रही है? जब हमने फ्लक्स उस सरफेस से एसोसिएटेड निकाला है जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो आपको मिनिमम का आंसर तो समझ में आ गया कि फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम कब होती है? जब सरफेस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, और उसी तरह मैक्सिमम तब होती है जब सरफेस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो पैरेलल वाला तो मैंने आपको इस तरह से मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके भी बता दिया, मैक्सिमम वाला भी मैं आपको समझा देती हूँ, देन आपको दोनों ही केसेस क्लियर हो जाएंगे। सो बच्चा, हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स है वो ई डॉट एस फैक्टर के इक्वल होता है। एस क्या है? वो सरफेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सरफेस को रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं। केस 1 अराइज होता है कि जो हमारी सरफेस है ना वो क्या है? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। ठीक है, मतलब सरफेस हमने ऐसी ड्रॉ की है और फील्ड ऐसी बना दी है। ये फील्ड ऐसी बना दी, ये ई वेक्टर है। अब सरफेस हमने ऐसी ड्रॉ की है और फील्ड इस तरह से बना दी जो वर्टिकल लाइन में जा रही है। अब इस सरफेस पे मैं छोटी सी सरफेस अगर ले लूं जो कि क्या है? हमारी ds है। ये सरफेस हमारी कौन सी है? ds। और इसका मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगी। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि एरिया वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो आउटवर्ड जाता है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। तो देखो ये ds वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर भी अपवर्ड जा रहा है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी अपवर्ड जा रही है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। अब जब हम ये फ्लक्स को ओपन करते हैं तो क्या आता है? फाई ई इज इक्वल्स टू ई एस, और साथ में क्या आता है? कॉस थीटा। क्योंकि हमने छोटी सरफेस ली तो हम यहाँ पे ds लगा देते हैं, यहाँ भी ds लगा देते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा? हमारा डी फाई हो जाएगा। इट इज ऑल्सो डी फाई। ठीक है, अब इस केस में ना ये जो हमारा डी फाई आ रहा है
ये जो भी हमारा डी फाई आ रहा है इसमें ई डी एस तो हम एज इट इज लिखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया, और कॉस थीटा में जो थीटा है उसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री जब हो जाएगा तो हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और 1 से इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास ई डी एस आएगा, और इस केस में फ्लक्स हो रहा है हमारा सबसे मैक्सिमम, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, 1 से कोई बड़ी वैल्यू ही नहीं है, तो थीटा की वजह से वैल्यूज चेंज हो रही है, और वो वैल्यू हमने यहाँ पे मैक्सिमम रखी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगा वो भी मैक्सिमम आएगा। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा केस अराइज होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, केस 2। केस 2 कब, जब हमने सरफेस को कैसे रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। सरफेस हमने ऐसे ही बनाई है यहाँ भी, लेकिन इस बार जो ई है वो सरफेस के कैसे ले लिया हमने, पैरेलल ले लिया, कुछ ऐसे ले लिया। ठीक है, अब इस सरफेस के अंदर ये छोटी सी सरफेस ds का मुझे एरिया वेक्टर बनाना होगा, तो वो मैं बनाऊंगी ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करके, ये ds वेक्टर हो गया। और आप देखो ई वेक्टर इधर जा रहा है, ds वेक्टर इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जब हम उस थीटा को यहाँ पे डालेंगे, मतलब डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस, कॉस थीटा की जगह यहाँ पे 90 रखेंगे, तो कॉस 90 हमारा हो जाता है 0, और 0 के साथ ई डी एस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हमें क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। और 0 वैल्यू फ्लक्स की कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो बच्चा जो भी मैंने अभी आपको समझाया उसे मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से अरेंज करके लिख दिया है। दिस इज केस ए, जब हमने सरफेस को पैरेलल प्लेस करके रखा है। ये देखिए, ये वही डायग्राम है जो हमने अभी पुराने क्वेश्चन में समझा था, सेम उसमें फ्लक्स की वैल्यू 0 आ रही थी। और केस बी जो था, जब हमने सरफेस को परपेंडिकुलर रखा है कुछ ऐसे, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें सरफेस की वैल्यू ई डी एस आ रही है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। सो हमारा अगला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। इसको सिर्फ स्टेट करने को भी पूछ सकते हैं, हो सकता है प्रूव करने की जगह वो कोई दूसरा पार्ट इसके साथ पूछ ले। तो प्रूव और स्टेटमेंट दोनों आपको करनी है। स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, देन गॉस लॉ को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो बच्चा गॉस लॉ सिंपली ना हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, सपोज कर लो ये हमारे पास एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर ना हमने इस पॉइंट पर एक चार्ज क्यू रख दिया है। तो ये सरफेस है, इस सरफेस के अंदर एक चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है। तो अगर इस सरफेस का मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, मतलब फाई ई निकालना है, तो उसके लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे ना, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली ये कर सकते हैं कि फाई ई निकालने के लिए हम जितना भी टोटल चार्ज इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अंदर, सरफेस के ऊपर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं, सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसका मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 से, तो इस सरफेस का हमें टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। सिंपल सा डेफिनेशन है। मतलब फ्लक्स को निकालने के लिए हमें पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा था जिसमें हमें एरिया वेक्टर निकालने पड़ रहे थे। अलग अलग सरफेस होगी तो उसका एरिया वेक्टर भी हमें निकालने में डिफिकल्टी आएगी। तो किसी भी 3D सरफेस के लिए ये वाले फॉर्मूले से फ्लक्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो हमें फ्लक्स निकालने का एक आसान तरीका दिया गॉस नाम के एक साइंटिस्ट ने, और उन्होंने अपनी इस थ्योरम को क्या बोला, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो क्या कहा गॉस ने ये कहा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमेशा 1/ε0 टाइम्स होता है। देखिए 1/ε0 टाइम्स होता है किसके, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस के। यहाँ पे जो ε0 है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसे हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है, अब ये थ्योरम का जो ये फॉर्मूला बन के आया है इसे हमें डिराइव करना है। ठीक, डिराइव करते हैं हम साथ साथ में। तो बच्चा एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा है गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। इसे हमें डिराइव करके बताना है कि आया कैसे है ये। ठीक है, गॉस लॉ क्या होती है, एक बार मेरे साथ कहिए, फाई ई इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ठीक है, चलिए फटाफट से हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस लेंगे। ये हमने क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस ले ली।
इसके यहाँ पॉइंट ओ पे हमने चार्ज Q प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ सरफेस पे इसका पूरे का सरफेस एरिया कितना ले लिया हमने, इस पूरी सरफेस का सरफेस एरिया S हो गया, और इस सरफेस एरिया का हमने छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को हम पॉइंट P बोलेंगे, ठीक। अब Q जो है ना पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेगा, ये करेगा E वेक्टर। अब मैंने ये कैसे बना दिया, देखो मैंने आपको जब टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो किसी दूसरे चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फील करता है। और ये वाला चार्ज कौन सा हो गया, सोर्स चार्ज, जो टेस्ट चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो पॉइंट P या जो भी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी होती है ना, वहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक इमेजिनरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो पॉइंट P पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने क्या रखा हुआ है, Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। Q0 टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है, और ये चार्ज भी मैंने पॉजिटिव लिया है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को हमेशा ही रिपेल करते हैं, तो Q जो है ना इसको टेस्ट चार्ज को पुश करेगा, मतलब धक्का देगा बाहर की तरफ, अपने से दूर धकेलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने E की डायरेक्शन कैसी बनाई, जो Q से दूर जा रही है, जो Q से दूर जा रही है। इज दैट क्लियर। और ये जो सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया बनेगा ये इसी के कैसा बनेगा, आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बनेगा, रेडियली आउटवर्ड बनेगा। तो सरफेस एरिया जो इसका छोटा सा सरफेस है ds, उसका सरफेस एरिया वेक्टर क्या हो गया, ds वेक्टर। दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। वेरी गुड। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि Q और P मतलब पॉइंट O और पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे निकालना है हमें, पॉइंट P पे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग निकलती है। मैंने आपको पहला डेफिनेशन समझाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि डिस्टेंस से बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये पॉइंट P इस Q पॉइंट से या इस O पॉइंट से ज़्यादा दूर है तो इंटेंसिटी कम होगी, अगर पॉइंट P करीब में होता, यहाँ होता और कम डिस्टेंस होती दोनों के बीच में तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती। तो पॉइंट P पे इंटेंसिटी कितनी होगी, पॉइंट P पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है कौन से चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज Q, ठीक है। तो इंटेंसिटी हमने सपोज कर ली E वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन हमने यहाँ बनाई हुई है, और फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैंने अभी आपको बताया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और जो भी चार्ज सोर्स चार्ज होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा सोर्स चार्ज Q है, और Q के बाद अपॉन में सोर्स चार्ज और वो पॉइंट जहाँ पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है उसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं। तो डिस्टेंस है r, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब बच्चा अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना कि कैसे आया है तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो पहली डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि एक सोर्स चार्ज होता है Q, जिसका अपना एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर अंदर ये किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, इसके बाहर कोई चार्ज होता है तो ये फोर्स नहीं लगाता है। मतलब एक टेस्ट चार्ज में यहाँ पे अज्यूम करूंगी ये इसके रीजन के, ये इसका रीजन है, ये इसके रीजन के बाहर है तो इसके ऊपर ये फोर्स ही नहीं लगाएगा, और जो फोर्स सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे लगाता है उसी को हम इसकी क्या कहते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही टेस्ट चार्ज यहाँ पे होता और इसकी बाउंड्री में होता, रेंज पे होता, स्पेस में होता, तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाता, मतलब कुछ ना कुछ E की वैल्यू यहाँ से निकल के आती। तो ये हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने इंटेंसिटी E निकाली, और ये पॉइंट को मैंने P नाम दिया, और ये वो पॉइंट था जिसको मैं Q नाम दे रही हूँ, उस पर इंटेंसिटी कितनी थी, 0 थी। तो सेम ही चार्ज है, सेम ही सोर्स चार्ज है, लेकिन उसकी दो अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, क्योंकि वो दोनों पॉइंट इससे अलग अलग डिस्टेंस पे लाई करे, ठीक है। तो इंटेंसिटी की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब वो कैसे डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। कैसे डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे,
जितना हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतना उसका स्क्वायर बढ़ेगा, उतना ही इंटेंसिटी कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आर की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसका स्क्वायर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और ई की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। ठीक है, मैंने आपको वैसे इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला बताया था तब कि E इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम सोर्स चार्ज को लेते ही नहीं है। हम किसको लेते हैं, उस चार्ज को जो फोर्स फील कर रहा है। लेकिन हमें तो सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला भी होना चाहिए जो इंटेंसिटी हमें किसके अकॉर्डिंग निकाल के दे, सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंग निकाल के दे। तो वो फॉर्मूला हमारा होता है E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो Q रहता है वो सोर्स चार्ज होता है और यहाँ पर जो Q रहता है वो क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। और R क्या होता है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। और टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज होता है, इसे हम उस पॉइंट पे कंसिडर कर लेते हैं जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है Q1 और इससे इतनी दूरी पे, मान लो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें इस पॉइंट पे इसका क्या निकालना है, इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। अब जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी होती है ना, उस पॉइंट पे हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, अगर टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग निकालोगे तो फोर्स बाय Q0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, टेस्ट चार्ज, लेकिन अभी मैंने आपको जो नया फॉर्मूला बताया उसमें हम सोर्स चार्ज को इंक्लूड कर लेते हैं। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 और यहाँ ऊपर क्या आएगा, सोर्स चार्ज हमारा यहाँ पे Q1 है और नीचे क्या आता है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो कि कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 का क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास E आ जाएगी। वैसे मैंने 5 सेंटीमीटर बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस लिखी है, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे कभी भी एक चार्ज पार्टिकल फोर्स नहीं लगा पाता है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, आप आई होप थोड़ा समझ गए होंगे कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या होता है 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, वेयर Q क्या होता है, सोर्स चार्ज होता है और R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड दैट पॉइंट जहाँ पे हमें क्या निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे ज़्यादा इस वाले फॉर्मूले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, आगे भी बहुत जगह यूज़ में आएगा। और यहाँ पे जो हमने लिखा है ना 1/4πε0, ये बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसको हम K भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस K की वैल्यू SI सिस्टम में 9 × 10⁹ होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें सोर्स चार्ज के लिए इंटेंसिटी निकालने के लिए अलाउ करता है। तो हमने इंटेंसिटी ऑफ दिस सोर्स चार्ज कौन से पॉइंट पे, पॉइंट P पर निकाली, कितनी आई, E फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q बाय R का स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे हमें E की डायरेक्शन भी मेंशन करनी होगी। तो देखो डायरेक्शन कैसी है, जो E वेक्टर का डायरेक्शन है वो O से P की तरफ और P से आगे जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे अलोंग OP वेक्टर। E एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी होगी। ठीक है, अब हमें E तो निकालना नहीं है, हमें तो गॉस लॉ में क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो हम इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल देंगे। नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, ये जो सरफेस है हमारी DS, इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा हमें पता है d∅e। छोटी सी सरफेस है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा सा, तो हमने d∅e लिखा है। यहाँ पर हम वो डेफिनेशन वाला फ्लक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं। फ्लक्स क्या होना चाहिए, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, और अब तक तो सबको आई होप रट ही गया होगा कि E डॉट ds वेक्टर को जब हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास आता है E ds cos थीटा। ठीक, तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए। अब तुम्हें डायग्राम में दिखाई दे रहा है E भी इसी डायरेक्शन में है, ds वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल थीटा जो है बिटवीन E एंड ds वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ पे एंगल क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। और वी नो दैट कि cos 0 डिग्री कितना होता है,
1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, विच मीन्स कि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें EDS एज इट इज़ मिल जाएगा। सो ये हमने निकाल लिया फ्लक्स इस छोटी सी सरफेस का, लेकिन हमें तो फ्लक्स कौन सा चाहिए, इस पूरी बड़ी सरफेस का चाहिए, ठीक है। तो हम इस छोटी सी सरफेस के फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी फाई ई हो जाएगा, और इधर भी साइड हम इंटीग्रेट करेंगे EDS हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी जो है क्यू की वो तो इस पॉइंट पे सेम ही रहने वाली, इस पॉइंट पे चेंज नहीं होने वाली, तो इंटेंसिटी हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ DS का इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता कि ये कैसे आया, मैं आपको बता देती हूँ कि इंटीग्रल में हम इंटीग्रल ऑफ dx हमेशा x लिखते हैं। आप कुछ ऐसे याद रख लीजिए कि जो d है वो इंटीग्रल से ऐसे कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास क्या बचता है, x बचता है, ठीक। तो यहाँ पर सेम हमने डी फाई का इंटीग्रल लिखा है, तो इंटीग्रल से d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, फाई ई बचेगा, ठीक। यहाँ तक आ गए। यहाँ इक्वेशन में हम e की वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल देंगे। देखिए इक्वेशन 1 में हमने e की वैल्यू निकाल के रखी हुई है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर और इंटीग्रल ds। ds क्या है, ये छोटी सी सरफेस है यहाँ की। इंटीग्रल करना मतलब ऐसी सारी छोटी सरफेस को जोड़ते जाना कि हमारा ये पूरा सरफेस बन जाए। और ये सरफेस हमने कौन सी ली है, स्फेरिकल सरफेस ली है। तो जब हम ये सारे ds को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, देखो यहाँ तक तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब जब हम इस सारी सरफेस को जोड़ेंगे तो इंटीग्रल ऑफ ds बन जाएगा, विच मीन्स कि ये पूरी स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया, और स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब ये r² से r² कैंसिल हुआ, 4π से 4π कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 1/ε0 इंटू Q आ गया। ये हो गई पूरी इस स्फेरिकल सरफेस के फ्लक्स की वैल्यू। और यही हमने किसको बोला था, गॉस लॉ का स्टेटमेंट बोला था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमेशा उस सरफेस के अंदर रखे टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने जो स्पेस छोड़ी है वहाँ पे हम थोड़ा सा थ्योरी लिख देंगे ताकि समझ में आ जाए एग्जामिनर को कि हमने किस चीज़ को क्या कंसीडर किया है, ठीक है। ऐसा आपको कुछ लिखना नहीं है, हम बस ये लिख देंगे कि हमारा ये जो S है वो स्फेरिकल सरफेस है जिसका सेंटर पॉइंट O है। यहाँ पर हमने एक चार्ज प्लेस किया है, सरफेस पे एक पॉइंट P लिया है जिससे O की दूरी कितनी है, R है। यही सारी हम चीज़ें लिखने वाले हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे थ्योरी पोर्शन भी पूरा मेंशन कर दिया है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द इंटायर चार्ज इज लोकेटेड आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो जो भी अभी हमने गॉस थ्योरम समझी उसमें हमने क्या समझा कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है और उसके अंदर हमने Q चार्ज रखा है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, इतना होगा। अब उसी का एक केस करके उन्होंने नया क्वेश्चन बना के दे दिया है, ये कई बार प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर हम जो पूरा चार्ज है वो सरफेस के अंदर ना रख के कहाँ रख दे, बाहर रख दे, आउटसाइड रख दे, तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे वो चार्ज होता है जो सरफेस के कहाँ होता है, अंदर होता है। तो अगर सरफेस के बाहर ही पूरा चार्ज रखा हुआ है और अंदर नहीं रखा हुआ है तो अंदर का चार्ज तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे और 0 से 1/ε0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही देगा, मतलब टोटल फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा प्रॉपर आंसर कि हमें पता है गॉस लॉ से कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड अ क्लोज सरफेस हमेशा 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है, इनसाइड। तो अगर चार्ज क्यों इनसाइड है तो टोटल फ्लक्स ये होगा। बट हमें क्या केस दे दिया गया है कि इंटायर चार्ज इज लोकेटेड आउटसाइड। तो अगर चार्ज आउटसाइड है तो यहाँ पे हम उस चार्ज को ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो इनसाइड वाले चार्ज ही हम प्लेस करेंगे। तो फाई ई हमारा बन जाएगा 1/ε0 और अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो चार्ज की वैल्यू इनसाइड द सरफेस क्या हो गई, 0 हो गई। 0 से जब हम इसे इंटू करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू दिस क्लोज सरफेस वो 0 हो जाएगा, कब, जब पूरा की पूरा चार्ज लोकेटेड है आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। तो बच्चा
ये ना आंसर हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, मतलब ये लास्ट की जो 3 लाइन मैंने यहाँ लिखी है ना, आप सिर्फ इतनी लाइन भी लिखोगे तो भी प्रॉपर ही आंसर माना जाएगा। बट अगर ये 2 मार्क में आएगा तो ओनली दीज 3 लाइन लिखना सफिशिएंट नहीं होगा। आपको पता है एमपी बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें ये लोग मार्क्स वाइज जो है ना वर्ड लिमिट भी बता के रखते हैं ब्लूप्रिंट में, तो हमें वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अपने आंसर लिखने हैं। इसलिए मैं इस सेशन में ना कुछ कुछ चीज़ें जो हम 2 लाइन में भी ख़त्म कर सकते थे उनको प्रॉपर स्पेस लेके ख़त्म कर रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जाम में आपको आंसर लिखना कैसे है। अभी के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है, वैसे ही वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आप लोग भी इसे देख के बोर हो जाएंगे और मैं भी थोड़ा थक गई हूँ, तो हम इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो थोड़ी सी मेरी बात सुन के चले जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर वीडियो देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए जल्दी जल्दी और नई नई वीडियोस अपलोड करने के लिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।